जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का फिजिक्स का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको फिजिक्स का मार्च में बोर्ड एग्जाम देना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 31 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 सबसे महत्वपूर्ण वायरल जो प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी कई बच्चों ने हमसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट में पूछा कि सर हम पास कैसे होंगे, सभी छात्र कैसे पास हो सकते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पेपर कैसे करें, यानी कि जो हमारा पेपर आएगा उस पेपर में हमें क्वेश्चन कैसे लिखना है। और उन बच्चों से मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आपको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है कि आपका भी बोर्ड एग्जाम में स्कोर जो है एक अच्छा स्कोर बन सके। और बच्चों, आप सभी को पता है, आप जो अगर बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसमें आपके पास टाइम नहीं बचा है, यानी कि अंतिम समय बचा है, अंतिम टाइम बचा है। अब ऐसे में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक जो रील देखने का आपको भूत चढ़ा हुआ है, उसे आप उतार दीजिए और आपके पास जो भी टाइम बचा है, प्लीज़ बच्चों उसमें आप अपनी स्टडी को लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, ताकि आप अगर जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम वो रील्स जो आप देख रहे हैं वो काम नहीं देंगी। जो आप पढ़ लेंगे, जो आप पेपर में लिख कर आएंगे, वही काम देगा। जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा, अच्छा लगेगा कि मैंने जो मेहनत किया हमारा रंग लाई है। जो हमारा रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा है, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया इजली से। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इजली से पास होना चाहते हैं, कोई भी फेल नहीं होगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं फेल होता है। अगर आप पढ़ लेते हैं, उतना पढ़ लेते हैं कि आप अपना बोर्ड एग्जाम इजली से निकाल पाएँ, इजली से आप पास हो जाएंगे। कई ऐसे बच्चे जो टॉप भी करते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप टॉप भी करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब बच्चों अगर हम टॉप करने की बात करें, अगर आप अब पढ़कर टॉप कर जाओ, तो अगर आपसे जो बोलता है कि अभी भी आप पढ़कर टॉप कर सकते हो, गलत बोलता है, झूठ बोलता है, मैं नहीं कह सकता हूँ भाई। अब नहीं आप टॉप कर पाओगे भाई, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ पाओगे उतना पूरा सिलेबस। बट हाँ, अभी भी पास हुआ जा सकता है, अभी भी पास हुआ जा सकता है। अगर आपको डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, तो आप पास हो जाओगे। मैं आपको वो सारा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा जिससे आपको इजली से पास कराया जा सकता है। वो सारे क्वेश्चन बताता हूँ, वो सारे न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, वो सारे डेरिवेशंस आपको बताता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कई बच्चे न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं 1 नंबर के न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो वो वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। अन्यथा न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी किताब के 1 बाय 1 करके न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। 2 से 3 वीडियो हैं, आप उनको पढ़ लेना। तो न्यूमेरिकल जो आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इनको रिवीजन भी करना रहेगा। रिवीजन करने के लिए आपके पास इतना डाटा नहीं है, आप इतने पास टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब खोलेंगे तो आप इधर उधर भटक सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोच लिया है कि आप लोगों को इसका जो PDF है, इन जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का आपको PDF है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही आपसे कोई चार्ज हमारे इस चैनल पर कोई भी नोट्स दिए जाते हैं लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं जो आज 31 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, इन क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और PH20 याद रख लेना, ये आपको कमेंट कर देना है। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें DM कर देना कि सर PH20 के नोट्स चाहिए। ये बच्चों, आप कोड जरूर है आप अप्लाई करना, अन्यथा आपको नोट नहीं मिल पाएंगे, नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। कोड आप जरूर अप्लाई करेंगे तभी आपको ये नोट्स मिल पाएंगे। तो आप PH20 करके आप कमेंट कर देना, आपको नोट्स आपके DM जब करेंगे तो आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप DM कर देना, ताकि आप मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन जो है जल्दी से कर पाएँ, ठीक है। तो बच्चों, बिना समय को वेस्ट किए हम सीधे अपने क्वेश्चन जो है उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहीं पर समझा दिया जाए। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है, उससे आप क्या समझते हैं। और अगर बोर्ड के पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, वह वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे, आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसके प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं।
यानी कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आयनों से टकराते हुए, आयनों से रगड़ते यानी कि टकराते हुए, वह बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसके प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। धन सिरा जो होता है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और उसे ही बच्चों अपवहन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। सॉरी, अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग हम उसे कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। किसमें किसमें? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इसके विशिष्ट चालकता का मात्रक भी लिखिए। यानी कि जो विशिष्ट चालकता है उसका मात्रक लिखिए या फिर मात्रक निकालिए। तो देखो, इनमें सबसे पहले संबंध बताना है। संबंध का मतलब होता है एक सूत्र आपको कंबाइन इनका बताना है। देखो, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है? विशिष्ट चालकता जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं होता है धारा घनत्व अपान में वैद्युत क्षेत्र होता है। या फिर कभी कभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू देखते हैं धारा घनत्व बते विशिष्ट चालकता। ये क्वेश्चन और ये सूत्र जो है न्यूमेरिकल के टाइम पर काम आता है। तो धारा घनत्व को जे से लिखते हैं और आप वैद्युत क्षेत्र जो है उसे ई से लिखते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो विशिष्ट चालकता यानी कि रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? जे अपॉन में ई आएगा। ये सूत्र आपका आ जाएगा और इस सूत्र पे हो सकता है बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए, तो आपको याद जरूर रखना है। समझ के? ठीक है। और इसके मात्रक की बात करें, देखो बच्चों, जो आपका धारा घनत्व होता है जे, इसका मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर बटे जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र, सॉरी बच्चों, बोल्ट प्रति मीटर होता है, बोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो, ये मीटर स्क्वायर हो गया, इनटू हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नीचे वाला है ये मीटर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आपका वी आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल करवा दिया गया। ठीक है, तो क्या बचा? एम्पियर अपॉन में, या फिर हम कह सकते हैं बोल्ट मीटर बचा। एम्पियर बटे बोल्ट मीटर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? एम्पियर बटे बोल्ट मीटर ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आपको जो मात्रक है वो निकालना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। क्वेश्चन जो है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होती है उसमें आपको मात्रक लिखना है। तो एसआई जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। अथवा एक और होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। चाहे आप ये याद रखें चाहे ये याद रखें, आप इन दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता तो आप लिख देंगे। बट अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पहला है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, इसे तो आप 110% याद ही रखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए। जो वैद्युत विभव होता है इसकी आपको परिभाषा बतानी है, साथ ही साथ इसकी बीमा जो होती है वो भी लिखनी है। तो देखो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को, कोई भी धन परीक्षण आवेश है, उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। कौन? वैद्युत विभव। और बच्चों ये परिभाषा चाहे कम पूछी जाए, इसके सूत्र का उपयोग ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में मुझे रहता है और इसकी बीमा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। देखो, वैद्युत विभव बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक कार्य करना पड़ता है किसको लाने में? धन परीक्षण आवेश को लाने में। ठीक है। तो वर्ग यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटे कूलाम आप बोल्ट का मात्रक कह सकते हैं। इसका बोल्ट का मात्रक जो है विभव का मात्रक वैद्युत विभव, इसका मात्रक जूल बटे कूलाम भी कह सकते हैं और जूल बटे कूलाम को हम बोल्ट भी कह सकते हैं। तो कोई आप एक लिख देंगे। जब आप इसकी बीमा निकालेंगे इसी सूत्र के अकॉर्डिंग तब आएगी m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है। तो आप बीमा जरूर याद रखेंगे। और बच्चों बीमा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो बीमा अगर 1 नंबर की है तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। याद रख लेना इस चीज़ को। अगर आप बीमा सही लिख कर आते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं बड़ा वाला कोष्टक, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज़ें याद रख लेना, ये ब्रैकेट जरूर लगा क्या। देखो, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए या समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। यानी कि आपको बताना है समविभव पृष्ठ होता क्या है।
किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि बच्चों देखो, ये जो परिभाषा लिखी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र उसमें खींचा गया कोई भी पृष्ठ, वह पृष्ठ या कोई भी पृष्ठ कह सकते हैं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जो भी बिंदु उस पर स्थित है सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभव जो है वो बराबर हो और समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अगर आपको इस परिभाषा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, तो आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी संधारित्र है उसकी जो प्लेटें लगी होती है उनके बीच में अगर हम परावैद्युत पदार्थ जो भर देते हैं, अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी जो धारिता होती है जिसको C से प्रदर्शित करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता बढ़ती है या फिर घटती है। भाई दो ही प्रभाव हो सकते हैं, या तो जो धारिता C का मान है वो बढ़ जाएगा या तो जो धारिता है वो घट जाएगी। यही दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो तीसरी कंडीशन है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बच्चों अगर आप किसी भी संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर जो प्लेटें लगी हुई है इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस वैद्युत क्षेत्र जो है उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न कैसे होता है, इसकी जो सतह है उस पर जो प्लेटें लगी उनके विपरीत आवेश के, उसके विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, बनता है, तैयार होता है। इस कारण प्लेट जो है इनके बीच का विभवांतर जो है, विभवांतर V होता है वो घट जाता है। वो क्या होता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। क्योंकि धारिता जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V के, व्युत्क्रमानुपाती V के होती है। अगर धारिता बढ़ेगी तो B का मान कम होगा, अगर B का मान कम हो रहा है तो धारिता घट जाएगी। अगर B का मान कम हो रहा है धारिता बढ़ जाएगी, और अगर B का मान बढ़ रहा है तो धारिता घट जाएगी। ये चीज़ आप याद रख लेना। यानी कि धारिता बढ़ेगी तो आपका वोल्टेज विभवांतर, धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। ये चीज़ आप याद रख लेना। आई होप आपको क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सैवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों, कोई भी अगर धारावाही चालक है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में जो बायो-सैवर्ट ने एक अपना नियम दिया था उस नियम का उल्लेख कीजिए। वो नियम आपको बताना है। देखो ये नियम था डेल्टा V इक्वल टू म्यू 0/4 पाई था, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर था। वहीं पर म्यू 0/2 जो 4 पाई है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां जो है म्यू 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। ये चीज़ अगर आपको इस सूत्र याद रहता है तो अगर क्वेश्चन आता है इस सूत्र पर तो आप इजली से कर लेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो सूत्र है कैसे आया, इसका डेरिवेशन अगर आप लोग सिद्ध कर सकते हैं तो कर लेना। नहीं हो पाता तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सर हमसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको सिद्ध करवा दूंगा। ठीक है। अन्य चुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है, यानी कि जो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं में क्या अंतर है। यानी कि बच्चों जो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनके जो परमाणु होते हैं उनमें अंतर क्या है बताओ। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके जो परमाणु होते हैं उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। किसमें, अनुचुंबकीय में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अनुचुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है स्थायी होता है परमाणुओं का, बट जो प्रतिचुंबकीय होते हैं इसमें कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। समझ गए। ठीक। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। बच्चों जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंध में लेंज का एक नियम है वो क्या है। देखो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई भी परिपथ है, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल है अथवा प्रेरित धारा की दिशा, विद्युत वाहक बल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा, सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण का उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है।
कि वो किस कारण का विरोध करती है, उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम नॉर्मल सी परिभाषा थी, इसमें आपको कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण बताना। यानी कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है इसकी आपको परिभाषा भी बतानी है, साथ साथ इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी बताना है। ठीक है, देखो, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्याओं के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि शर्त तभी लागू होगी जब जो दूसरी वाली कुंडली है उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हुई। फिर बात आती है इसका व्यवहारिक उदाहरण बताओ। तो देखो, इसका व्यवहारिक उदाहरण है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली है उसमें इसका व्यवहारिक उदाहरण आपको देखने को मिलता है। जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे अधिक अथवा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताओ। देखो, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं उनके नाम बताओ। देखो, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं वो गामा तरंगे होती हैं। याद रख लेना। इनका मैं आपको आंसर बता दूंगा, इनका एक चार्ट होता है वो आपको बता दिया जाएगा। जल्दी ही मैं आपका वीडियो दे दूंगा या तो कम्युनिटी पोस्ट में उसकी फोटो डलवा दूंगा, आप लोग देख लेना। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखी। देखो, यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उनके स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति जो है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। यानी कि सबसे कम किसकी होती है, फिर सबसे ज्यादा किसकी होती है। देखो, रेडियो, माइक्रो, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। ये जो सीक्वेंस है आपको याद रख लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिखते हैं, अन्यथा कम ही चांसेस इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसकी परिभाषा लिखी। इसका मात्रक भी आपको लिखना है, बताना है। देखो, सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या, इसकी परिभाषा देनी है, साथ साथ इसका मात्रक भी आपको बताना है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को, मान की जो निष्पत्ति होती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं, E कहते हैं। समझ लो एक बार, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। देखो, वैद्युत क्षेत्र में उसमें किसी भी बिंदु पर रखे कोई भी परीक्षण आवेश रखा है उस पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को, इस Q0 जो मान है इसकी निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जो बल है वो और F जो आपका परीक्षण आवेश है Q0। अब देखो, इसका मात्रक लिखा हुआ है न्यूटन प्रति कूलम, बट कैसे आया देखो, समझो। आपका सूत्र क्या है, E इक्वल टू है F अपॉन में Q0। F अपॉन में Q0 हो गया। ठीक है, अब बच्चों जो F है क्या है, बल है, फोर्स है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल लगता है न्यूटन में, आवेश किसमें मापा जाता है, कूलम में। तो न्यूटन बटे कूलम, और न्यूटन बटे कूलम को ही बच्चों न्यूटन प्रति कूलम भी लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज यहां पर लिखी है। अथवा इसी को हाँ वोल्ट मीटर भी हम लोग कह सकते हैं, वोल्ट मीटर भी कहते हैं। बट आपको वोल्ट मीटर क्या मतलब है, कहते हैं या नहीं कहते, आपको जो आता है डायरेक्टली उसे याद रखो। और हमने कभी कभी सूत्र कैसे पढ़ा था, देखो हम लोगों ने एक सूत्र देखा था F इक्वल टू E इंटू में Q0। ये सूत्र हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, तो याद रख लेना। इस प्रकार से सूत्र को भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सूत्र जो है इसी से मैन्युफैक्चर हुआ है, जैसे इसकी बटे 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो F इक्वल टू E इंटू में Q0 आ जाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इसी प्रकार से हमें प्रयोग करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यंजक पूछा जाता है, लिख लेंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। देखो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक मान होता है, कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10⁹ है। तो अगर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके स्थान पर 9 इंटू 10⁹ जब हम लिख देंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा, इंटू
आपका पी अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। लो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र जो है जब हमारा सही करके लिखते हैं तो ए हो जाता है। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम क्यों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ई का मतलब क्या? न्यूटन बटे कूलाम। वही चीज़ यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्टमीटर भी कह सकते हैं, बट हमें न्यूटन प्रति कूलाम ज़्यादातर देखने को मिलता है। जहाँ पर पी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अथवा आर जो है द्विध्रुव से प्रेरित बिंदु के बीच की जो है डिस्टेंस है, दूरी है। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय क्या है? आपको 1 से 2 नंबर में अगर पूछा जाता तो आप इस तरीके से बताएंगे। इस नियम के अनुसार या गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि क्यू जो होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये सूत्र इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग फाई ई इक्वल टू देखेंगे तो क्या क्या कह रहा है? इसका कुल फाई ई इक्वल टू इसका कुल आवेश जो आवेश होता है वो 1/4πε0 गुण 1/ε0 गुना होता है, यानी कि कुल आवेश सॉरी बच्चों क्यू इंटू 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब बच्चों क्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए फाई ई इक्वल टू हम लिखते हैं Q/ε0 ऐसे लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ε0 जो μ0 है ये क्या है? निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता का मात्रक है, वैद्युतशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोत जो होता है उससे आप समझते क्या? देखो ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, ऐसे स्रोत जिनके बीच जो कलांतर होता है वो टाइम टू टाइम समय के साथ नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। देखो अगर दो कला संबद्ध स्रोत हैं उनसे क्या होता है? स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का जो विवर्तन होता है वो क्या होता है? इससे आप समझते क्या? बताओ। देखो जब किसी किरण किसी पतली स्लिट अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, जब कोई किरण है वो किसी पतली स्लिट हो गया या फिर तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो वो क्या करती है? जो स्लिट है या फिर अवरोध है उससे क्या हो? आंशिक रूप से किनारे की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार से मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। समझिए। पोलेराइड के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? बताओ। जो पोलेराइड है इसके दैनिक जीवन में उपयोग बताओ। इसके दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। फोटोग्राफी में पानी की सतह के अंदर फोटोग्राफी कर लेते हैं जो पानी की सतह के अंदर, तब वहाँ पर पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑटो उद्योग में कार ट्रक आदि की स्क्रीन व चकाचौंध से दूर। अच्छा हाँ समझ गए। देखो जो बच्चों ऑटो उद्योग होता है उसमें कार जो होते हैं, ट्रक होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, यहाँ तक कि जो आपके क्रिकेटर होते हैं जो सन ग्लासेस का प्रयोग करते हैं, जो चश्मे लगाते हैं, उनमें पोलेराइड युक्त ही होते हैं ताकि जो उनसे प्रकाश पड़ रहा है, सूरज की किरणें, लाइटों की किरणें पड़ रही उनसे उनकी आंखें ना झिलमिलाएं ताकि उसको गेंद जो है वो स्पष्ट दिखाई दे। जब हम लोग किसी सूरज या लाइट की तरफ देखते हैं हमारी आंखों की तरफ एकदम अंधेरा आ जाता है, बट अगर आप पोलेराइड युक्त चश्मे का प्रयोग करेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं, आंखें आपकी झिलमिलाएंगी नहीं। ठीक है। तो वायुयान होते हैं या फिर ट्रेन होते हैं, इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता में नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग हुआ था। अध्रुवित, ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान करने में भी हम लोग पोलेराइड का प्रयोग करते हैं। तो याद रख लेंगे पोलेराइड का उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एकल गोली पृष्ठ जो होता है उस पर प्रकाश के जो अपवर्तन का सूत्र है वो लिखना है। एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के आवर्तन का जो सूत्र होता है वो आपको याद रख लेना है। n/v होता है, -1/u होता है, इक्वल टू n-1/r होता है। वहीं पर ये सारी चीज़ें हैं क्या? देखो u जो है पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, b जो है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है, जो कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। en क्या है? देखो पृष्ठ द्वारा एक पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है en। ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? देखो अगर कोई लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो देखो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो होता है अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देखो सूत्र होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 के अनुसार। देखो लेंस की फोकस दूरी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, अगर आप वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी में कम ज़्यादा, वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो फोकस दूरी में परिवर्तन होगा।
त्रिज्या तथा लेंसों के पदार्थ का जो अपवर्तनांक यानी कि n होता है तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। तो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किसके पर निर्भर करती है? लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रकाश के रंग पर भी। और ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर निर्भर करती है, बट हमें 1 से 2 पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पर लिखी गई हैं। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। यानी कि वो भौतिक घटनाएं बताना है जिससे पुष्टि होती है, सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में है। देखो, प्रकाश के व्यतिकरण या विवर्तन की ध्रुवण की घटनाओं के से प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण या विवर्तन की जो घटनाएं होती हैं या ध्रुवण की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं से प्रकाश के तरंग प्रकृति की क्या होती है? पुष्टि होती है। इसकी जो पुष्टि की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा जिसे कहते हैं। बच्चों, अगर हम कहें तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की स्थायी जो कक्षा होती है किसे कहते हैं? अथवा तथा उसकी शर्त क्या होती है? परमाणु की स्थायी कक्षा क्या होती है, साथ ही साथ अगर ये स्थायी कक्षा है तो उसकी शर्त क्या है, ये बताना। देखो, आपने कई परिकल्पनाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें से एक बोहर परिकल्पना है, उसके द्वारा हम लोग सिद्ध करते हैं। बोहर की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, बट कुछ ऐसी कक्षाएं होती जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी जो कक्षाएं हैं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ये कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिन कक्षाओं में और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, उन कक्षाओं को क्या कहते हैं? हम लोग स्थायी कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को परिक्रमण करते करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब यहाँ पर h/2π अर्थात MBR = होता है NH/2π, जहाँ n जो है इसका मान किस कक्षा में है? 1 2 3 4, वो इसके अपन डिपेंड करता है। ठीक है, नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। नाभिकीय बल क्या होता है? देखो, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं। कोई भी नाभिक है उसके अंदर या उसके भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। समझ गए? ठीक है, समस्थानिक एवं संभारिकों में अंतर बताइए, समझाइए। समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर होता है, समझाओ। तो देखो, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और संभारिकों के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। समझ गए? यानी कि समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जो संभारिक होते हैं उनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, बट परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu, तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। एक AMU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। एक AMU जो होता है वो कितने MeV के बराबर होता है? तो 931 MeV के बराबर होता है। MeV का फुल फॉर्म होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रख लेंगे तो, क्योंकि अगर आपसे MeV का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बता दें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या तात्पर्य है? जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है उस नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी नाविक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है। कोई भी नाविक है उस नाविक की बंधन ऊर्जा जो होती है वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाविक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। जो नाविक के न्यूक्लियन होते हैं उनको परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी नाविक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाविक उतना ही अधिक स्थायी होता है। यानी कि कोई नाविक है जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है वो नाविक उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ठीक है, बंधन ऊर्जा तथा नाविक के स्थायित्व में संबंध बताओ। देखो, बंधन ऊर्जा जो नाविक के स्थायित्व में क्या संबंध है? बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी नाविक उतना स्थायी होगा। बंधन ऊर्जा नाविक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस परमाणु के नाविक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी अधिक होगी परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कि अगर आपने पहली परिभाषा ध्यान से समझी थी तो आप इसको कर लेंगे। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? देखो, जब किसी भारी नाविक पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन संघट्ट करते हैं यानी कि टकराते हैं तो वह नाविक अलग अलग 2 या 2 से अधिक छोटे टुकड़ों नाविकों में टूट जाता है। जैसे 92U235 यूरेनियम पर जो भारी कणों के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम छोटे छोटे कणों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण के अनुसार ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ठीक है, हाँ सही लिखा, समझ लो। जब कोई भी इसको अगर हम ओरली समझे, पहले एक बार समझ लो, जब कोई भी एक बड़ा सा पत्थर था उस पर आपने पत्थर को चोट दी, आपने उस पर क्या कुल्हाड़ी या हथौड़ी से चोट दी तो वह छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, बट उसमें ऊर्जा निकल रही है। बट हम लोग वो ऊर्जा ऐसे तो वेस्ट हो जाती है, बट इससे जो आपका यूरेनियम है इसमें ऐसा नहीं होता। जो इसमें ऊर्जा निकल रही है वही द्रव्यमान
ऊर्जा समीकरण के अनुसार वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यूरेनियम 92U235 था, इस पे तीव्रगामी न्यूट्रॉन टकराए, ये भारी भारी छोटे छोटे कणों में टूट गया, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ऊर्जा जो है वो भी मुक्त हो गई। समझ गए इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें कौन सी घटना होती है। तो बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में भी यूरेनियम वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें भी नाभिकीय विखंडन की घटना ही होती है। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम बताओ। ठोस जो होते हैं उनमें उपस्थित ऊर्जा बैंड, तो ठोसों में उपस्थित जो ऊर्जा बैंड होते हैं उसमें चालक बैंड, संयोजी बैंड, दोनों ठोसों में ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं। ठीक है। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। देखो एन टाइप और पी टाइप चालक जो होते हैं उनमें आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो देखो एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में क्वार्टर आवेश वाहक होते हैं। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में क्वार्टर जो होते हैं वो आवेश वाहक होते हैं। देखो पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत से क्या समझते हैं। पीएन संधि डायोड जो है उसमें अपक्षय परत जो होती है उससे आप क्या समझते हैं। देखो पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती। जो पीएन संधि होता है उसके दोनों ओर वह परत, ऐसी परत जिसमें चालनशील आवेश वाहक उपस्थित नहीं रहते, अपक्षय परत कहलाती है। आई होप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके 31 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी आप हमसे जरूर पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली हमसे जरूर पूछेंगे, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।